Hello students, so this is your lecture 6 and let us start. तो हमने इससे पहले लेक्चर में ये देखा कि जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, शॉर्ट रेंज फोर्स है और अट्रैक्टिव है। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे आज कि जो हमारा ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व है इसे हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1, 2 और 3। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि ये जो 3 टाइप का नेचर आ रहा है हमारे इसमें बाइंडिंग एनर्जी में, वो क्यों आता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो फर्स्ट पार्ट में आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे जो आपकी बाइंडिंग एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है, काफ़ी शार्पली जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये क्यों होता है। तो इसका जो रीज़न है वो आपका उसका रीज़न क्या है, सैचुरेशन। सैचुरेशन कहाँ से आता है हम ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स है वो क्या कर रहा है, नियरेस्ट नेबर इंटरेक्शन है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे कोई न्यूक्लियन है वो अपने जो करीब के न्यूक्लियंस हैं उनसे ही इफेक्टिवली इंटरेक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि जो दूर हमारे न्यूक्लियंस हैं उनसे वो उसका जो इंटरेक्शन है वो वीक होगा काफ़ी ज़्यादा, तो वो इतना मैटर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बात हमें न्यूक्लियर फोर्स की पता है। तो अब क्या होगा जब आप इनिशियली मतलब जो आपके मास नंबर जो लो हैं, लेस जो आपका मास नंबर है, स्मॉल जो मास नंबर है, उनमें क्या होगा कि उनमें जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो आपके कम हैं। ठीक है, तो जब न्यूक्लियॉन्स कम हैं तो क्या होगा, मान लेते हैं कि हमारा ये एक पर्टिकुलर न्यूक्लियॉन है और उसके पास उसके आसपास जो है वो 2 न्यूक्लियॉन्स हैं। तो इसके जो इंटरेक्शंस हुए वो कितने होंगे, अगर हम सिर्फ इसी के लिए बात कर रहे हैं तो इसके 2 इंटरेक्शंस हो पाए। ठीक है, अब हम फिर से इसका मास नंबर हमने बढ़ाया तो एक और न्यूक्लियॉन बढ़ गया हमारा। तो क्या होगा, अब इसके इंटरेक्शंस कितने हो गए, 3। ऐसे ही आपने फिर से इसके मास नंबर बढ़ाया, मतलब हम इधर की तरफ जा रहे हैं अपना। ठीक है, तो फिर से क्या होगा, इसके नंबर ऑफ इंटरेक्शंस बढ़ गए। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे आप मास नंबर बढ़ा रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है कि जो नंबर ऑफ इंटरेक्शंस हैं वो भी बढ़ रहे हैं। तो अगर नंबर ऑफ इंटरेक्शंस बढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या है कि वो उतना ही स्ट्रोंगली बाइंड है। तो अगर वो स्ट्रोंगली बाइंड है तो उससे क्या होगा, उसकी इसका मतलब क्या हो, उसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। इसका मतलब उसकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, जैसे जैसे हम मास नंबर बढ़ा रहे हैं इसके न्यूक्लियॉन्स जो है हमारे बढ़ रहे हैं और जो हमारे नंबर ऑफ इंटरेक्शंस है वो भी बढ़ रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, हमारी बाइंडिंग एनर्जी फाइनली बढ़ रही है। इसीलिए हमें क्या हो रहा है कि इस वाले पार्ट में एक इंक्रीज मिल रहा है बाइंडिंग एनर्जी में। ठीक है, तो पहला पार्ट तो ये बता रहा है हमारा। अब सेकंड पार्ट में क्या है कि ये वाला पार्ट क्या दिखा रहा है कि ये लगभग कांस्टेंट है। जो आपकी इस पार्ट में बाइंडिंग एनर्जी है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। उसकी वजह क्या है, अब देखिए हमने यहाँ पे क्या देखा कि जैसे जैसे न्यूक्लियन बढ़ा रहे हैं इंटरेक्शन बढ़ रहे हैं, पर एक कंडीशन ऐसी आएगी कि उसके जो नियरेस्ट नेबर है वो कंप्लीट हो गए। उसके बाद अगर आप न्यूक्लियस रख भी रहे हैं तो उससे वो इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उसकी बाइंडिंग एनर्जी पे, क्योंकि उसका तो सेचुरेशन कंप्लीट हो गया, उसे उसने अपने जो नियरेस्ट नेबर्स हैं वो पूरे कर लिए। इसीलिए क्या होगा, आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, मतलब आपका यहाँ पे क्या हुआ, सेचुरेशन हो गया है। यहाँ पे हम बोल रहे थे कि सेचुरेशन जो है हमारा वो इनकम्प्लीट है और यहाँ पे हमारा सेचुरेशन कंप्लीट हो गया है। इसीलिए हमारी जो बाइंडिंग एनर्जी का जो कर्व है यहाँ पे वो कांस्टेंट मिल रहा है, और इसीलिए हम लिखते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर जो न्यूक्लियन है आपकी वो यहाँ पे कांस्टेंट होगी। ठीक है, अभी ये जो पिक्चर है वो हमने 2D में बनाई है। 3D में एक्चुअली इसके नियरेस्ट नेबर जो है वो 12 होते हैं। किसी कोई अगर आप स्फेयर लेते हो सेम साइज के और उन स्फेयर को आप रखना शुरू कर देते हो, एक स्फेयर को सेंटर मान के उसके चारों तरफ अगर आप स्फेयर रखोगे तो जो टोटल नियरेस्ट नेबर आएंगे वो 12 आते हैं। ठीक है, तो 12 नेबर जब उसके कंप्लीट हो जाएंगे तो मतलब वो सेचुरेशन में आ गया है, और उस केस में आपको यहाँ पे एक लगभग कांस्टेंट बाइंडिंग एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो अब ये थर्ड पार्ट में आपका क्या हो रहा है कि आपकी बाइंडिंग एनर्जी में आपको एक डिक्रीज मिल रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह क्या है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि जैसे जैसे आप मास नंबर बढ़ा रहे हो तो आपका क्या हो रहा है कि प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं और जो आपके न्यूट्रॉन्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं। पर जो आपके प्रोटॉन्स हैं उनका क्या चार्ज है, उन पे एक प्लस ई चार्ज है ना। और जब दो प्रोटॉन्स पे प्लस ई चार्ज है तो वो एक दूसरे को कूलम्ब फोर्स के अकॉर्डिंग रिपेल करेंगे। तो उस रिपल्सन की वजह से क्या होगा, उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, और इसीलिए आपको यहाँ पे एक डिक्रीज मिलता है। ठीक है,
और इसके बाकी स्टेटमेंट क्या कहते हैं कि हाँ, ये तो है ही कि न्यूक्लियर एनर्जी जो फोर्स है आपका वो इंडिपेंडेंट है चार्ज के, पर जो कूलम्ब फोर्स है वो चार्ज के डिपेंडेंट है। इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कंपटीशन है, इन दोनों के बीच में एक कंपटीशन है। ठीक है, उसी का ये रिजल्ट है कि आपको बाइंडिंग एनर्जी में एक डिक्रीमेंट मिल रहा है। और इसके अलावा स्टेबल करने के लिए न्यूक्लियाई क्या होता है, आपके जो न्यूट्रॉन्स है वो ज़्यादा होते हैं प्रोटॉन से, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। ठीक है, तो ये हमारा बाइंडिंग एनर्जी का जो कर्व है उसका एक एक्सप्लेनेशन हुआ। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो है आपका लिक्विड ड्रॉप मॉडल। ठीक है, तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि लिक्विड ड्रॉप, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ये जो एनालॉजी है वो ये कहती है कि जो आपका न्यूक्लियस है वो एनालोगस है लिक्विड ड्रॉप के, कि जो लिक्विड ड्रॉप के जो इंटरेक्शंस होते हैं जो एक लिक्विड में होते हैं वैसे ही एक न्यूक्लियस में होते हैं, मतलब दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटी है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सबसे पहले जॉर्ज गैमो ने दिया था 1929 में। उसके बाद इसको डेवलप किया गया CF वॉन वीज़सेकर ने। ठीक है, तो ये कैसे सिमिलर है, कैसे इसकी जो एनालोगस है वो हम इन जो कुछ स्टेटमेंट्स हैं उनसे आपको पता चलेगा कि कैसे ये एनालोगस है। ठीक है, तो जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या कहता है कि ईच न्यूक्लियन इंटरेक्ट्स विद द नियरेस्ट नेबर्स। ठीक है, तो न्यूक्लियन में हमने देखा ही कि वो नियरेस्ट नेबर से इंटरेक्ट करता है, ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा और इस लेक्चर में भी बाइंडिंग एनर्जी कर्व से देखा। तो ऐसा ही क्या होता है कि जो आपके लिक्विड के मोलिक्यूल्स हैं उनमें भी यही होता है कि जो मोलिक्यूल्स हैं लिक्विड में वो अपने आसपास के जो मोलिक्यूल्स हैं उनसे ही इफेक्टिवली इंटरेक्ट करते हैं। तो एक तो ये आपकी सिमिलैरिटी हुई लिक्विड ड्रॉप से। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है कि ये हमने देखा ही कि जो हमारी बाइंडिंग एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के। ठीक है, तो वैसे ही क्या होता है, ये हमारा कहाँ से मिला था, जो ये हमारा बाइंडिंग एनर्जी कर्व था और इसका जो ये सेकंड वाला था इसमें आपने देखा कि बाइंडिंग एनर्जी अपॉन ए जो है वो कांस्टेंट था। तो आप बोल सकते हो कि बाइंडिंग एनर्जी जो ए इधर जाएगा कि बाइंडिंग एनर्जी ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ से आया। तो वैसे ही क्या होता है कि जो लेटेंट हीट होती है किसी लिक्विड की, ठीक है, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसमें जो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैं उसके। ठीक है, तो ये आपकी एक और इन दोनों में सिमिलैरिटी हुई कि जैसे बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियॉन्स पे डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पे, वैसे ही लेटेंट हीट जो है मोलिक्यूल्स बढ़ने के साथ बढ़ जाती है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है कि ये हम पहले लेके चले थे न्यूक्लियस के लिए कि डेंसिटी जो है कांस्टेंट है, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि उसकी जो चार्ज डेंसिटी जो है और जो उसकी मास डेंसिटी है वो दोनों कांस्टेंट है। उसी से हमारा क्या आया था, रेडियस का जो फॉर्मूला आया था हमारा कि R इज इक्वल्स टू R नॉट ए रेस टू द पावर 1/3 जो आया था, उसके लिए हमने यही एक्सपेरिमेंटल जो एविडेंस है उसको लेके चले थे। ठीक है, तो वैसे ही क्या होता है, जो एक लिक्विड होता है, लिक्विड में भी सेम चीज़ होती है कि उसकी जो डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है न्यूक्लियस डिके इज एनालोगस टू इवेपोरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लिक्विड ड्रॉप। तो न्यूक्लियस डिके में क्या होता है कि जब न्यूक्लियस आपका स्टेबल नहीं है, जब वो अनस्टेबल होता है तो वो क्या करने लगता है, वो डिके करने लगता है, मतलब उसके जो कुछ न्यूक्लियॉन्स हैं वो उनको डिके करने लगता है, वो उनको रेडिएट करने लगता है। ठीक है, तो वैसे ही क्या होता है कि अगर आपका कोई लिक्विड है और आप उसको हीट करना स्टार्ट कर दो, उसको आप एक्सटर्नली एनर्जी दे रहे हो, तो क्या होता है उसके जो मोलिक्यूल्स हैं वो सरफेस छोड़ के जाने लगते हैं, वो इवेपोरेट होने लगते हैं। तो ये कंडीशन भी कौन सी हुई कि जब आपका लिक्विड अनस्टेबल है तो वो अपने मोलिक्यूल्स इवेपोरेट करने लगता है। वैसे ही एक न्यूक्लियस में क्या है कि जब वो अनस्टेबल है तो वो अपने जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनको वो डिके करने लगता है। ठीक है, अब जो अगला स्टेटमेंट है वो क्या कहता है कि जो न्यूक्लियर फिजन है, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, एक बड़े न्यूक्लियस का छोटे न्यूक्लियस में तोड़ना। ठीक है, तो वो क्यों होता है, वो उसको वही स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए होता है। ठीक है, तो वो वैसा ही है जैसे कि एक जो बड़ी लिक्विड ड्रॉप है वो टूट जाए छोटी लिक्विड ड्रॉप्स में। ठीक है, तो वैसे ही क्या होता है, न्यूक्लियस भी, एक बड़ा न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो अब अगला स्टेटमेंट क्या है, न्यूक्लियर फ्यूज़न। न्यूक्लियर फ्यूज़न में क्या होता है कि जो छोटे न्यूक्लियाई हैं वो अनस्टेबल हैं तो वो दोनों ऐड होके एक बड़ा न्यूक्लियाई बना लेते हैं ताकि उनकी स्टेबिलिटी बढ़ सके। वैसा ही लिक्विड ड्रॉप्स में भी होता है कि छोटी जो ड्रॉप्स हैं वो मिलके एक बड़ी ड्रॉप्स बना लेती हैं। ठीक है, और अगला है कि फोर्स एट द बाउंड्री ऑफ न्यूक्लियस इज एनालोगस टू सरफेस टेंशन इन अ लिक्विड।
तो एक लिक्विड में क्या होता है कि लिक्विड के जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उन पे एक अंदर की तरफ फोर्स लगता है, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा कि सरफेस टेंशन का जो रीज़न है वो क्या है कि जो उसकी जो सरफेस है वो क्यों एक तनी हुई झिल्ली की तरह बिहेव करती है। उसकी वजह ये है कि जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पे अंदर की तरफ एक फोर्स लगता है, ठीक है। वैसे ही क्या है कि जो न्यूक्लियस है आपका, जैसे कि हमने पीछे भी देखा था कि जो न्यूक्लियस यहाँ सरफेस पे हैं, उन पे अंदर की तरफ क्या है इंटरेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। उन पे अंदर की तरफ एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टी है न्यूक्लियस की कि जो सरफेस के न्यूक्लियस हैं उन पे अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, वो वैसा ही है जैसे कि किसी लिक्विड में जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पे अंदर की तरफ एक फोर्स लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या दिखाती हैं कि जो आपका लिक्विड ड्रॉप मॉडल है वो ये कहता है कि एक लिक्विड में जैसे जो इंटरेक्शंस हैं वैसे ही एक न्यूक्लियस में इंटरेक्शंस होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक एनालॉजी है और सारे ही मतलब ये कुछ सिमिलैरिटी हैं लिक्विड ड्रॉप में और न्यूक्लियस में, पर ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है न्यूक्लियस की जो आप ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल से प्रूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला। सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला के जो कुछ टर्म्स हैं वो लिक्विड ड्रॉप मॉडल की हेल्प से ही आते हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।